अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूट्रल। जावेद चौधरी साहब और मैं आपके सामने मौजूद हैं। आज की जो खबरें होंगी वो आपको बताता चलूं। ईरान ने बरतानिया पर हमले का इंदिया दे दिया है। अब ईरान क्या करना चाह रहा है, पूरी दुनिया को दुश्मन बनाना चाह रहा है, क्या है ये आपको टॉपिक में बताएंगे और कुछ बयानात आपको मजीद एलेबोरेट कर देंगे कि ईरान की थिंकिंग इस वक्त क्या चल रही है। ईरान की थिंकिंग तो यही है कि अब हमने कुछ भी नहीं छोड़ना। ये रोजाना की बुनियाद पर चीजें तब्दील होती हैं। आपको भी ये लगता होगा कि रोज हम आपको बताते हैं कि आज मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए, आज हम आपको बताते हैं कि हमला स्टार्ट हो गया। हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो वो कर रहे होते हैं हम आपको जरा बता देते हैं कि आज इसने ये कहा है, उसने वो कहा है। तो जो आज ईरान का बयान है वो सीधा यूरोप को धमकी है। तो जानते हैं कि ये क्या होगा। उन्होंने साफ कहा कि हम हमला कर सकते हैं। ईरान का सर लेने का ऐलान कर दिया है जी अमेरिका ने। कसम उठवा लें, ये भी हम नहीं कह रहे, ये भी खबर है, ठीक है। खबर के अंदर क्लियर कट, अमूमन ये होता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इस तरह के अल्फाज नहीं यूज किए जाते, लेकिन ये अल्फाज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज से ही आ रहे हैं कि अब की बार हमने सर लेना है। अब ये क्या सिचुएशन है ये भी जानिएगा, फिर आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के साथ दूसरी दफा एक बहुत बुरी हरकत कर दी है अमेरिका ने। उन्हें एक चीज देने का वादा किया, कहा गया कि देंगे, कुछ क्रिटिसाइज हुआ और उसके बाद फिर उससे तो पीछे हट ही गए। लेकिन जो तरीका कार अपनाया गया वो बहुत ही इंसल्टिंग था। ऐसे लग रहा है कि जैसे सऊदी अरब को घेरा जा रहा है और अमेरिका ही ये कर रहा है। तो ये क्या सिचुएशन है ये जानिएगा। इसराइल को मनवाने की कोशिश की गई है, अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं, बहुत प्रेशर आ चुका। फिर आपको ये बताएंगे जी कि मोदी तो गया। मोदी जी जो बड़े अभी सुकून से हुकूमत कर रहे थे, उनका बेड़ा गर्क हो गया। स्टूडेंट सारे के सारे बाहर निकल आए हैं, मुतालबात उनके जायज हैं। बस आप ये देखें कि जब 20 स्टूडेंट्स खुदकुशी कर चुके हों और उसके बाद आपका सारा स्टूडेंट चार जो के बाहर खड़ा हो और आपसे आपके इस्तीफे की मांग कर रहा हो, तो सिचुएशन गवर्नमेंट की क्या बन जाएगी। तो मोदी की यही हालत हो चुकी है। फिर आपको बताएंगे जी तेल ने तबाही मचा दी है। रोजाना की बुनियादों पर तेल बढ़ रहा है, आज भी कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो सिचुएशन अजीब सी बन चुकी है। फिर आपने आपको ये बताएं, ट्रंप एक इलेक्शन हार चुका है जी ऑलरेडी। मतलब इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाए ना अमेरिका में फौरी तौर पे, तो हम आपको एक गारंटी से कह सकते हैं कि ट्रंप इलेक्शन लूज कर जाएगा, क्योंकि सेनेट में उसकी जो वो चीज है वो नजर आ रही है, वो पिक्चर नजर आ रही है। एक वोटिंग हुई कि जंग रोको, अभी अभी रोको, और अमरीकियों ने जंग रोकने के लिए एक कुछ ऐसा काम कर दिया है जो आपको बताएंगे हम खबरों की डिटेल में। तो ये होगा आज का वीलॉग। और खबरों की डिटेल में जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 बिलियन के बहुत करीब है कि तेजी से आप ही ने पहुंचाना है। और आप चौधरी साहब को इन्वॉल्व करते हैं और चौधरी साहब से सीधा ये पूछते हैं कि चौधरी साहब, सबसे पहले तो अवाम पे भी कुछ ये रैम नहीं खा रहे ये जो लोग कर रहे हैं। हम लोग रोज अवाम को बताते हैं आज हमला हो गया, आज ये हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ जो वहां से आता है हम वो ही आगे बता रहे होते हैं। ईरान ने बरतानिया को हमले की धमकी दी है, ये क्या है? असल में बाज़ जंगें ऐसी होती हैं कि जो पूरे खित्ते को डिस्टर्ब कर देती हैं, और सिर्फ खित्ते को डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर देती हैं। ईरान और अमेरिका की जंग ऐसी ही जंग है जो पूरे खित्ते को डिस्टर्ब कर ही रही है, लेकिन उसके साथ पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रही है। इसीलिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ होती है रोज़ाना। टॉप जो स्टोरी जो होती है वो पूरे मीडिया की, वो ईरान और अमेरिका की जंग से रिलेटेड होती है। आप कोई भी देख लें, आप कोई चैनल देखें, आपको उसके अंदर ईरान की स्टोरी नज़र आएगी, अमेरिका की स्टोरी नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि आपने हुर्मुज़ की वजह से ज़ाहिर है इतना बड़ा ट्रेड रूट है वो बंद हो गया। जब वो बंद हो गया तो अब उसकी वजह से जो प्राइस हाइक्स हैं वो आपके सामने हैं, फिर जो डिस्टर्बेंस है वो आपके सामने है, फिर अमेरिका उसके अंदर फंसा हुआ है, दंसा हुआ है। जो अमेरिकन पोजीशन है वो भी आपके सामने है, चाइनीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, चाइना की पोजीशन, साथ रशिया की पोजीशन, फिर मिडल ईस्ट की पोजीशन। इसने एक पूरी एक ऐसा बुखार क्रिएट कर दिया जिससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है, पूरी दुनिया बीमार हो रही है। इसलिए जो स्टोरी होती है वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया की मार्केट को डिस्टर्ब करती है, इसलिए हम देते हैं खबरें। और हम खुद इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा कंबल है जो ऐसा गले पड़ा है कि जिससे हम निकल नहीं पा रहे। और ऐसा लगता है जैसे ना हम जंगी रिपोर्टर हो गए हुए हैं वार रिपोर्टिंग कर रहे हैं चौधरी साहब, मुसलसल मसला ये रोजाना है की बेस कि पे। ये जंग हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट मुतासर कर रही डायरेक्ट मुतासर करती है। एक तो हम साया ईरान हमारा, है। दूसरा ये है कि सारी हमारी जो इकॉनमी है वो ऑयल बेस्ड है, और बाहर से तेल हमने इंपोर्ट करना होता है। अब वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस होगी तो ज़ाहिर डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम और मसला जो है वो बनता चला जाएगा, और वो होता चला जा रहा है। घी मिलें भी हमारी जो है वो गैस से चल रही हैं, तो ज़ाहिर एलएनजी नहीं आएगी तो यहाँ से घी मिलें और ऑयल मिलें जो वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। Sure. तो इतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी जो है ना उसके ऊपर बेस कर रही है, इस वजह से ये सारी डिस्टर्बेंस है। ईरान जो है वो ज़ाहिर है उसने अमेरिका को अड़ंगी दी हुई है। जैसे कबड्डी के अंदर नहीं होता आप लॉक कर लेते हैं, तो उसने अमेरिका को लॉक किया हुआ है। अब वो साथ साथ दूसरे मुल्कों को भी धमकी दे रहा है। तो आज क्योंकि बरतानिया से B1 आया था, कल रात B1 आया, और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट
त्यारा है और मैक्सिमम लोड उठा के ये उड़ सकता है। बॉम्बर जहाज है ना, बहुत बड़ा है। बमर है ना जी, हाँ जी। वो कहते हैं को पता नहीं 2 दर्जन के करीब जो है ऑलमोस्ट 24 बम जो 2000 केजी के 2000 पाउंड के बम जो है ये उसको कैरी कर सकता है और सही। बड़ी लो हाइट पे उड़ सकता है, बड़ी स्पीड इसकी तेज़ है, आवाज़ से ज़्यादा स्पीड इसकी तेज़ है। और ये क्योंकि बरतानिया के अंदर रखे हुए हैं अमेरिका ने, उसकी वजह ये है कि वहाँ से अगर लेके आएगा तो टाइम बड़ा लगेगा, टाइम भी ठीक है। बहुत लगेगा, फिर वहाँ से वेपन उठा के लेके आना वेरी डिफिकल्ट है। तो इसको किसी न किसी जगह पे एक रेस्ट एरिया चाहिए जहाँ पे ये रुके भी और जहाँ पे ये अपने आप को लोड और अनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए बरतानिया के जो पीएफ उनका जो है ना एयरफोर्स है, जो बीएफ है ब्रिटिश एयरफोर्स, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स, तो उसके बहुत सारे वहाँ पे स्ट्रिप्स हैं, बहुत उनके एयर बेसिस हैं, वहाँ पे इसने अपने B1 और B2 खड़े किए हुए हैं। तो कल ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया। जब अमेरिका ने इस्तेमाल किया तो आज ईरान ने बरतानिया को धमकी दे दी और उसने कहा है जी कि हम, और ये वजारत खारजा की तरफ से बराबर जो धमकी दी गई है कि अमेरिका आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और उसके साथ साथ ये जंगी जराइम के अंदर शरीक है, इसने जंगी जराइम किए और आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। बरतानिया को कह रहे हैं। बरतानिया को कह रहे हैं आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जंगी जराइम के अंदर शरीक हैं और आप आलमी कवानीन तोड़ रहे हैं, लिहाजा हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ पूरे यूरोप को कहा गया कि जनाब पूरा यूरोप जो है ना उसको भी हम देख रहे हैं और हमारा ख्याल ये है कि वो भी अमेरिका की तरफ टिल्ट कर रहा है, जबकि आप सबको मिलकर मजम्मत करनी चाहिए अमेरिका की। तो अब ये पहली मरतबा इन्होंने बरतानिया को धमकी दे दी है और साथ ही यूरोप को धमकी दे दी है और डोनाल्ड ट्रंप यही चाहता है कि किसी वक्त ईरान जो है वो लड़े किसी और के साथ, इन्वॉल्व हो किसी न किसी के साथ, ताकि ये जंग लंबी हो। तो मुझे लगता है कि अब गलती ये कर रहा है ईरान और इस गलती का नतीजा ये निकलेगा कि अब ये यूरोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा हो जाएगा इसके साथ, और अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ इकट्ठा हो गया तो फिर ईरान के ऊपर बड़ा खौफनाक हमला करेगा अमेरिका। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो मदद करेगा उसे नताइज भुगतना पड़ेगा, हम माफ नहीं करेंगे। हाँ, माफ नहीं करेंगे। तो मतलब पूरी दुनिया में जिसने भी मदद की तो हम समझे कि उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। अब देखें वो जाहिर है कहीं ना कहीं से उनके जहाज आने हैं, कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग होनी है, अगर ऊपर से गुजरेंगे तब आप हमला कर देंगे, रिफ्यूलिंग करवाएंगे तब हमला कर देंगे। बेहतर तो ये है कि यार मुज़ाकरात हों, मामला सेटल हों और उसके बाद ये जंग रुके। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान गलत साइड पे चला गया, इसका नुकसान बहुत हो जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, लोग माइंड भी करते हैं यार नीचे, वो कहते हैं देखें जी आप ईरान को हल्का ले रहे हैं और आप गलत कह रहे हैं। मैं कहते हैं यार गलत कर रहे हो बेवकूफ़ो, इस तरह ना करो, आगे बढ़ो। मतलब सादी सी बात है, सिर्फ आप जानी नुकसान का कंपैरिजन आपस में कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कितना नुकसान हुआ है। ईरान की हमने पहले दिन से बहुत सपोर्ट की है क्योंकि ज्यादती अमेरिका ने की थी, आज भी कर रहा है, ईरान हमारा भाई है। हमला अमेरिका ने किया था, ज्यादती ईरान के साथ हुई थी, ईरान ने बहुत अच्छा मुकाबला किया, ईरान ये जंग जीत गया। बस अब उसके बाद खत्म होनी चाहिए, अब खत्म हो जानी चाहिए। हम सादी सी बात, क्योंकि इससे आगे डिस्ट्रक्शन जो ज्यादा हो सकती है उसके चांसेस खुद ईरान की कैलकुलेशन है कि जो पिछले हमले हुए थे उसमें $300 बिलियन का नुकसान हुआ है ईरान का। $300 बिलियन वो क्लेम कर रहा है ना, मांग रहा है ना, इसलिए उसने एमओयू के अंदर डलवाया कि आप $300 बिलियन हमें पे करेंगे या हमारी मदद करेंगे। तो अब अगर ये मामला चलता रहता है तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा? ये तो $1000 बिलियन तक पहुंच जाएगा। आपने सामने वाले घर की कितनी खिड़कियां तोड़ी, लेकिन अब ये भूल गए कि आपकी दीवारें कितनी गिर गई। ठीक है, $150 बिलियन का नुकसान तो अमेरिकन भी कह रहे हैं कि अमेरिका उठा चुका है, लेकिन देखा जाए तो डबल नुकसान फिर ईरान का। लोग मरे हैं, वो लोग जख्मी हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, एयरफोर्स उनकी तबाह हो गई, नेवी तकरीबन ऑलमोस्ट 80% 90% खत्म हो गई उनकी, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहा है अमेरिका। तो अगर खुदा न खास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, ईरान वाकई 40-50 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, अभी इसी के साथ एक और चीज हम शामिल कर लेते हैं। पासदारान के बहुत सारे बयानात हैं, बड़े अग्रेसिव हैं। हाँ जी, एक मोहम्मद मुखबर साहब हैं, मशीर सुप्रीम लीडर के, उन्होंने कहा है कि अमेरिका खित्ते के तेल और गैस के ज़खायर में आग लगा रहा है और पूरी दुनिया को ये आग अपनी लपेट में ले लेगी। अब यहाँ पे मसला ये है कि तेल और गैस के ऊपर तो अटैक ईरान कर रहा है, ऑयल तो इसने रोका हुआ पूरी दुनिया का, जहाज तो ये तबाह कर रहा है। आज भी 2 जहाज हौसियों ने तबाह कर दिए और एक जो है आपने हुर्मज़ में तबाह हो गया और 2 जहाज वहां से वापस आ गए। तो इस वक्त आपने हुर्मज़ के अंदर से कोई जहाज नहीं गुजर रहा, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ज्यादा तो फिर ईरान पे आती है। ईरान का सिंपल सा देखिए, ईरान अपना दिफा बिल्कुल कर रहा है, उसका हक है, लेकिन उसके साथ जो ये चीज शामिल हो गई है ना कि अगर मिडल ईस्ट के ऊपर तो पूरा मिडल ईस्ट के ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, देखे ना, अब एयरलाइन सारी बंद हो गई हुई है ऑलमोस्ट जो है, और जो चल रही हैं उनके ना होने के बराबर ऑपरेशंस है। इसी कंटिन्यूटी की वजह से सऊदी अरब और पाकिस्तान भी घेरे में आ गए, देखे ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। मेरा ख्याल है ईरान को सोचना चाहिए, लेकिन जब उलमा कराम की हुकूमत हो ना, हाथ हो उनके रकाब के ऊपर हो, लगाम के ऊपर हो, तो फिर ये मसला बड़ा ख़राब होता है। ये मसला ख़राब हो रहा है वहाँ पे उलमा कराम की हुकूमत है। ठीक है, जो लोग मौत से स्टार्ट करते हैं, भाई ज़िंदगी में जिंदा रहना कमाल होता है मतलब तो कोई कमाल नहीं है, हर आदमी ने मर जाना है। कौन ऐसा बंदा है जो नहीं मरेगा, लेकिन जिंदा रहना तो कमाल है।
और हालात को बदलना, हालात को बेहतर बनाना, अपनी ज़िंदगी बदलना, दूसरे लोगों की बदलना, मुल्क को तब्दील करना, ये तो कमाल है। तो बिल्कुल सही। अब देखें ना, जो खुदकुशी करते हैं, कहते हैं बड़े बहादुर हैं। मैं कहा इससे बड़ा बुज़दिल आदमी कोई नहीं है, जो हुँ, ज़िंदगी को फेस ही नहीं कर सका। बिल्कुल जबकि सही। यहाँ तो ज़िंदा रहने के लिए आए हैं ना हम दुनिया में। हुँ। हम तो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हम हर अच्छा किस्म के हालात मेरे से गुज़र जाएँ। मेरे ज़हन में एक ख़्याल वैसे कभी-कभी आता है और वो ये होता है कि जो अमेरिका कर रहा है, अमेरिका भी एक खुला बदमाश है ना, किसी का प्रेज़िडेंट उठा के ले आया, ईरान पे हमला कर दिया, कुछ भी कर दिया, पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा दिया, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। जितना ये फँसाया हुआ है ईरान ने, अमेरिका के लिए भी तो सबक है ना कि आइंदा ऐसा पंगा नहीं लेना। लेकिन देखो, अमेरिका क्या बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर उठा के ले जाएगा? या फ्रेंच प्रेसिडेंट को उठा ले नहीं, जाएगा? क्यों नहीं लेके जाएगा? ताकतवर मुल्क है, हाँ, चाइना के प्रेसिडेंट को धमकी देगा कि मैं तुम्हें उठा के ले आता हूँ। वो चाइनीज़ पहले उठा के ले जाएँ। और रशिया को धमकी दे देगा ये? हुँ, हुँ। तो फिर ताकत सबसे बड़ा असूल है ना। अच्छा पता है मोदी को अगर उठाने का आप रुकना चाहते हैं हुँ, और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई मुल्क आपकी तरफ ना देखे, तो बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को मजबूत करें यार। हुँ, अपने आप को मजबूत करोगे ना, तो दुनिया की कोई टेढ़ी आंख आपकी तरफ देख नहीं सकेगी। तो हुँ। ईरान को सबसे पहले अपनी मजबूती के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। चलें अब ये तो मानते हैं ना कि अमेरिका को सबक मिला है इसमें कोई शक नहीं, ये सही है। और टक्कर, देखो टिका के नहीं। टक्कर ईरान ने बहुत ज़्यादा दी है, इसमें हुँ, कोई शक नहीं। लेकिन ईरान एक जीती हुई जंग जो है ना, अब हार रहा है। ये ऐसा है जैसे आपने टेस्ट मैच खेला, आप जीत गए, लेकिन आप कहते हैं नहीं मैच नहीं रुकेगा, ये मैच जारी रहेगा। तो क्या बिल्कुल होगा सही। इसका नतीजा? वो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। चलिए पर चॉइस अब इसके साथ आगे भी पासदारान का एक बयान आया, उसने कहा जी ऐसी जंगबंदी कबूल नहीं करेंगे जिससे अमेरिका असला और तेल के ज़खायर भरने का मौका हासिल कर सके। यानी वो ये समझ रहे हैं कि ये 10 दिन की जो एक हुँ, कतर की तरफ से तजवीज़ आई है, हुँ, और उसमें ये होगा कि अमेरिका जो है वो अपने तेल के ज़खायर जो उसे जंग में इस्तेमाल करने हैं वो बढ़ा लेगा, और अपना असला ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डंप कर लेगा। तो अभी से कर रहा है, उसका क्या इशू है? हुँ। इसराइल के अंदर उसने अपने जो एयर फ्यूलर्स हैं वहाँ पे जाके खड़े कर दिए हुए हैं। तमाम मुस्लिम मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर, सॉरी मिस्र के अंदर, पूरे अफ्रीका के मुल्क हैं जो बाबुल मंदब के करीब है वहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप के अंदर, ऊपर से टर्की के अंदर भी उनके ठीक-ठाक किस्म के ज़खायर मौजूद हैं। तो जब वो इस्तेमाल करना चाहेगा, अज़रबैजान के अंदर भी जब चाहेगा इस्तेमाल कर लेगा। ठीक तो है। उसके पास ऑलरेडी है। वो कौन-सा हर मर्तबा उसने ईरान की साइड से गुज़र के जाना है। जैसे वो खबर आई थी ना कि सिर्फ़ 43 दिन का ऑयल रह गया, 43 डेज़ का जो तेल अमेरिका के पास पड़ा हुआ है, उन्हें एक 10 दिन बाद फिर पता लगे अपना स्टॉक 2-3 महीने का ले जाके फिर हमला कर दें। हाँ, नहीं ये इसके लिए ये जो तेल के ज़खायर है ना यहाँ पे या फिर वहाँ पे अमेरिका, ये भी हो सकता है। हुँ, लेकिन वो तो अमेरिका इतनी दूर है यार, अपना तेल निकाली जा रहा है। वेनेज़ुएला से तेल आ रहा है उसका, दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा वेनेज़ुएला का है। हुँ। दूसरा अमेरिका के पास अपना तेल है, कोई मसला ही कोई नहीं उसके लिए। रिफाइनरीज़ का मे बी इश्यू रिफाइनरी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चॉइस अब आगे भी है कि जब तक अमेरिका हमले जारी रखेगा जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। ये भी उन्होंने कहा जी अमरीकी हमले जो हैं, जो अभी कार्रवाई जारी रहेगी, ये भी पासदारान का अगला बयान है। और ये भी उन्होंने कहा जी कि आप बिल्कुल भूल जाएँ कि अमरीका हमले करे और हम खामोशी से बैठे रहें। ये बात वैसे ठीक भी है, लेकिन मामला तो है ना, अल्टीमेटली इनको पाकिस्तान के पास ही आना एक पड़ेगा बात सबसे अजीब की है बेहतर। चॉइस अब यहाँ पे, कहते हैं नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। नहीं, हिकमत अमली पता नहीं क्या है वैसे। यही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि इसराइल पे हमला कर देंगे, और वो सूट नहीं हुँ। करता ईरान को। ईरान को शूटिंग करता है वैसे वो ट्रम्पू जी ने भी एक बात की है, वो आगे जाके लेते हैं। वो कहता है 2 मिनट में इसराइल मेरे साथ आ जाएगा। हाँ, नहीं इसराइल ठीक है। से अच्छा चॉइस साहब तेल जो है उसकी कीमत में इज़ाफ़ा हो गया, $100 जो है वो हो गया ब्रेंट ऑयल, जो हुँ। ज़ाहिर है जिसका असर पूरी दुनिया के ऊपर हो रहा है, और पाकिस्तान और अमेरिका हर तरफ तेल ही तेल हो गया हुआ है, बड़ा मसला ख़राब हो गया हुआ है पाकिस्तान में सारा। रोज़ की बुनियाद पे तेल की कीमत में इज़ाफ़ा हो रहा है, रोज़। रोज़ की बुनियाद पे, कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही जो पेट्रोलियम एसोसिएशन है वो कहती है हम पेट्रोल पंप भी बंद कर देंगे। बहुत अच्छा यार, पहले तेल बंद है, अब पेट्रोल पंप भी बंद कर अच्छा, अब आप एक चीज़ देखें जॉय साहब, पहले बढ़ता था हफ्ते बाद, महसूस हो रहा था, यार ₹20 बढ़ा दिया, ₹50 बढ़ा दिया, अब ये हुकूमत क्या कर रही है, रोज़ ₹4, ₹5, ₹6, रोज़ बढ़ रहे हैं ना ₹5-6 में। हाँ, ठीक। ये हफ्ते के एंड पे जब कैलकुलेट करेंगे ना और और पता 10 लगेगा 50 बढ़ गया है, हाँ, तो फिर तबीयत होगी सही साफ। सही लेकिन वो महसूस कम हो रहा है क्योंकि रोज़ बढ़ रहा है, ठीक है? अच्छा चॉय साहब अब सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने एक धोखा किया और ये दूसरी दफ़ा धोखा हुआ है, लेकिन मुझे एक बात चॉय साहब बिल्कुल समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान मुझे लग रहा है इन्वॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो कह रहे हैं कि तुम इसराइल को मानो और पाकिस्तान बाउंड है उधर सऊदीया के सऊदी अरब साथ। के साथ, तो ये इब्राहिम कॉर्ड। इनडायरेक्ट पाकिस्तान पे भी प्रेशर अब है? ये इब्राहिम कार्ड जो है ना, इतना आसान काम नहीं है। पहले सूरत मुख्तलिफ थी, अब ज़रा मामला उलझ गया हुआ है। हुँ। अब अगर इब्राहिम कार्ड को तस्लीम करेगा सऊदी अरब या दूसरे सारे मुस्लिम मुल्क इसको तस्लीम कर लेंगे, तो इस साइड पे जो ईरान का मुतालबा या फार्मूला है उसको फिर पजीराई मिल जाएगी। ईरान पूरी दुनिया को बता सकेगा कि ये मसला था। हुँ। और दूसरा ये है कि अरब अपने इंटरनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे कि सऊदी अरब है ना, सऊदी अरब के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। सऊदी अरब इस वक्त इस किस्म का कोई क्यास अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि पब्लिक जो है, हुँ। पब्लिक ओपिनियन फिर अपनी शाही खानदान जो है उसके खिलाफ हो जाएगा। सही। तो कभी मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब ये करेगा, क्योंकि कल ट्रंप ने ये तस्लीम कर लिया था कि ठीक है सऊदी अरब जो है ना वो अपना न्यूक्लियर प्लांट बना ले और बाहर से भी खरीद ले, और उसके बारे में यही था कि एटम बम की तरफ जाएगा। तो उसके बाद अमेरिका के अंदर मुखालफत शुरू होगी, और पूरी दुनिया के अंदर जो इनके रैकेट्स बने हुए हैं, जो इनकी बॉडीज़ बनी हुई हैं, आपको शायद ये
पता ही होगा, मालूम भी होगा कि आज तक इंडिया को और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर तस्लीम नहीं किया गया। न्यूक्लियर धमाके पाकिस्तान ने कर लिए, इंडिया ने किए, लेकिन उनको न्यूक्लियर पावर जो है तस्लीम नहीं किया गया अभी तक। और सेम इस तरह इसराइल है, इसराइल के पास भी एटम बम है, लेकिन उसको भी तस्लीम नहीं किया गया। इसराइल ने तो जाहिर ही नहीं किया ना, उसने तो क्लेम ही नहीं किया। वो क्लेम ही नहीं किया, लेकिन उसने बना लिया हुआ है। लेकिन इन दोनों ने क्लेम भी कर लिया और लेकिन इसको तस्लीम नहीं किया। अगर उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो पावर्स है ना तस्लीम नहीं करती किसी को। वो कहते हैं कि इन खत्म करेंगे इनको, इंडिया को भी खत्म करेंगे, इसकी न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के भी, इसलिए उसको तस्लीम नहीं किया। अगर तस्लीम कर लेंगे तो उसके बाद मामला खराब हो जाएगा ना, फिर तो आप खत्म करना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर तो ये 5 ही को मानते हैं ना, 5 ही को मानते जो हैं, सिक्योरिटी काउंसिल वाले हैं बस। और उन्हीं ने सलामती काउंसिल वाले। उन्हीं ने बॉडीज बनाई हुई हैं। और एक कोकम लिस्ट होती है, उसको कहते हैं कोकम लिस्ट। ये हर साल जो G8 मुल्क है ना, ये बैठ के, या G7 है, ये मुल्क बैठ के फैसला करते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमने ओपन करनी है, या कौन सी टेक्नोलॉजी किस मुल्क को देनी है, किसको नहीं देनी। ठीक है। तो उसके अंदर ये इन्होंने फैसला किया हुआ है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हैं ये हमने ओपन नहीं करनी। कोई भी अगर लेगा तो ये 6-7 मुल्क मिल के उसका फैसला करेंगे कि हम उसको देंगे या नहीं देंगे। इसीलिए अमेरिका का ये है कि अगर उसने इजाज़त दे भी दी तो हो सकता है बाकी 5-6 मुल्क जो है उसको इजाज़त ना दें, तो मसला फिर वहाँ पे अटक जाना था। तो कल ट्रंप ने जब कह दिया या अखबारात में खबरें आनी शुरू हो गई तो प्रेशर उसके ऊपर इतना ज़्यादा आया कि साथ ही उसने इमरान कार्ड जो है उसको शामिल कर लिया। और साथ उसने कहा जी हौजी जो है वो भी हमारे दुश्मन है, हम उनसे सऊदी अरब का दिफा भी करेंगे, और साथ ही आपको इब्राहिम कार्ड मारना पड़ेगा। तो उसके बाद जाके आप एटमी प्लांट बना सकते हैं, लेकिन एनर्जी के लिए। अब सऊदी अरब को एनर्जी के लिए एटमी प्लांट की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास इतना गैस है, इतना तेल है, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो एक और आती पाल ले। मांगा तो होगा। हाँ, वो तो इसीलिए कर रहा है ना कि यूरेनियम अफसूदा कर सके और एटम बम बना सके ताकि ईरान से बच सके। तो अब एक साइड पे उन्होंने ये कमिटमेंट की उनके साथ, दूसरी साइड पे इस टाइप की एक ट्वीट करके बेइज्जती कर दी सऊदी अरब की। बेसिकली इससे पहले भी एक बार हुआ था जब प्रिंस के बारे में उसने पता नहीं लिकिंग का कह दिया था, और बहुत गंदे वर्ड यूज किए थे। वाह आता, उसके बाद माफी मांग ली अगले दिन। तो साहब ये जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अब बेसिकली ये एक शैतान सिफ्त इंसान है। सबसे ज्यादा तकलीफ इसे हुई थी, ठीक है, इसने शोर मचाया, उसके बाद बाकी दुनिया को इसने पीछे लगाया कि आप सऊदीया को टेक्नोलॉजी क्यों दे रहे हो, फिर 2 लालच दिया कि हौसियों से तुम्हें बचाएंगे और ये टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन तुम मान लो इब्राहिम अकॉर्ड को। नहीं, मेरा नहीं ख्याल चॉइस अब दो चांस बनते हैं ना, या तो इब्राहिम अकॉर्ड को इसलिए शामिल किया गया कि सऊदीया खुद ही मना कर दे, या इसलिए शामिल किया गया कि सऊदीया के थ्रू पाकिस्तान और बाकी मुल्कों पर भी प्रेशर आ जाए और वो किसी न किसी तरीके इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ आ जाए। सरदस्त तो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक ये जंग है, उसके बाद के हालात बाद में देखे जाएंगे। और मेरा ख्याल है सऊदी अरब निगोशिएट करेगा, रीनिगोशिएट करेगा अमेरिका के साथ। ये ना इनकार करेगा ना हाँ करेगा, ये आगे जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा चो साहब, ईरान का सर लेने का ऐलान किया अमेरिका। मार्को रूबियो ने वहाँ पे मनीला के अंदर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पे उसने गुफ्तगू की है। उसने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है कि आंख के बदले सर, आंख के बदले आंख और सर के बदले सर, है ना, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ। उसने कहा जी आंख के बदले सर जो है वो हमारी पॉलिसी है और हम उसी के ऊपर कारबंद हैं। आपने अगर हमें नुकसान पहुँचाया तो हम आपका सर ले जाएंगे। और उसने कहा हर गुजरती रात के साथ साथ ईरान को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ईरान डील के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ये पहली मरतबा कह रहे हैं, इससे पहले कह रहा था कि डील के लिए तैयार है। और दूसरा ये है कि मुज़ाकरात ईरान को जो चलाने वाले लोग हैं वो ख़राब करते हैं, यानी पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने कहा जिसके पास पावर है वो मुज़ाकरात नहीं होने देता, वो ख़राब कर देता है। और ईरान अगर मामलात को सेटल कर ले तो बहुत अमीर मुल्क बन सकता है, लेकिन वो अमीर मुल्क बनने के बजाय हूज़ियों को, हमास को और हिजबुल्लाह को पैसे दे रहा है और ख़ुद तरक्की नहीं कर रहा। और इसलिए उसने प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं। और ये इसको चलाने वाले लोग जो इंतहा पसंद है, जब तक ये लोग हैं उस वक्त तक ना दुनिया में अमन हो सकता है और ना ही ईरान तरक्की कर सकता है। तो ये उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया। तो ये मेरा ख्याल है मार्को रूबियो है, उनका वज़ीर ख़ारजा है, तो इसकी बात जो है उसको सीरियस लेना चाहिए। और आप इसे कह सकते हैं कि नब्ज़ है अमेरिका की। चॉइस साहब, इसने एक्सियोस को एक बयान दिया ट्रंप ने भी, वो भी ऐसी बातें हाँ, वो कहते हैं कि जुमेरात को ये बताया, मतलब जुमेरात वाले दिन इसने एक्सियोस को बताया था कि बहुत बड़ा हमला प्लान कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ईरान पे, और वो इतना बड़ा हमला होगा जो इनका ऑपरेशन था ना एपिक फ्यूरी, जो पिछले ऑपरेशन को इनाम देते हैं, ये उससे बहुत बड़ा ऑपरेशन है। और वो कहते हैं कि जब चाहेंगे इसराइल 2 मिनट में साथ आ जाएगा हमारे। और वो कहते हैं कि ये इस तरह का जो फैसला है ना, वो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है ट्रंप कि मैं करूं या ना करूं। अब वो कॉन्शियस है अभी इस फैसले के ऊपर, हतमी फैसले पे सोच रहा है। उसकी वजह ये है कि अगर ये फैसला हो गया, उसने अटैक कर लिया और अगर उसका रिजल्ट नहीं निकलता तो फिर क्या करें, वही है ना, वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज है। दूसरा कहता है कि इस तरह के जो फैसले होते हैं उसके रिप्लिकेशंस होते हैं, कोई ना कोई इस तरह की चीज हो सकती है कि आगे से फिर लंबा कोई मामला चल जाए, या कि अभी भी डेडलाइन भी कोई तय नहीं की। मेरा सादा सा है, आपको डेडलाइन नहीं देगा, ये अचानक करेगा, अचानक करेगा, आपको करता नजर आ रहा है, ये करता नजर आ रहा है, 100% करता नजर आ रहा है। अल्लाह करम करे, अल्लाह रहम करे, ये वाकई को खौफनाक काम करने लगा। ये लाला ट्रंप जो है ना, है तो हाफ ही, आप जानते हैं। अब देखें ना, उसके पास ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन जब नहीं दिया आपने तो क्या करेगा? पावर हाथी आ गया आपके पास गली में तो क्या करेगा वो?
गली छोटी है, हाथी जरा बड़ा है, हाथी बड़ा है, उसको निकलने दो और यार। ऊपर से पागल भी है। पागल भी है। चलो रिवर्स ही जाने दो, जाने से दो। ठीक है। अच्छा चलें चौधरी साहब, आगे ये है दूसरा कि टाइम हमारे पास कम हो गया हो। टाइम हमारे पास कम हो गया है बिल्कुल अब, लेकिन मैं कैसे कम हो गया चौधरी चले साहब? जल्दी मोदी की खबर है, मैं तो नहीं आता इस पे कम पे। जी। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मोदी से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है और इंडिया पूरे में आग लगी हुई है। पब्लिक ने उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बिफर गए हुए हैं। पहले ये दिल्ली तक था, लेकिन अब ये 50,000 तक मामला फैल गया हुआ है। और स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि पहले हमने सिर्फ वजीर तालीम का इस्तीफा लेना था, अब हमने प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा भी लेना है। और साथ साथ स्टूडेंट्स जो है ना, उनके साथ और बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो शामिल होते चले जा रहे हैं। अपोजिशन शामिल होगी, जिसके अंदर कांग्रेस मेन है, फिर एक्टर्स सारे शामिल हो गए, बॉलीवुड जो है ना वो इसके साथ शामिल होगी, और वो जो साउथ की इंडियन सारी इंडस्ट्री है, फिल्मी इंडस्ट्री, वो सारी इसके साथ शामिल होगी। कॉर्पोरेट सेक्टर इसके साथ शामिल हो गया, वुकला इसके साथ शामिल हो गया। और अब ऐसा लगता है कि जो मोदी साहब है ना, वो बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए हैं। और उन्होंने खुद ट्वीट भी कर दी, खुद उन्होंने एक छोटा सा क्लिप भी बना के दे दिया कि हम स्टूडेंट्स की बात सुनने के लिए तैयार हैं। साथ वो कह रहा है कि जी आप वज़ीर तालीम के घर चले जाएं और वहाँ पे बैठ के मुज़ाकरात कर लें, हम आपके तमाम मुतालबे मानने के लिए तैयार हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, उसे यहाँ आना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट जो है वहाँ जाने के लिए यत्न बरतन तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है स्टूडेंट बिफरे हुए हैं। जो भी वहाँ पे गया है उसका हो सकता है टिक्का पोटी कर दें वो, स्टूडेंट तकरीर कर और रहे वहाँ पे तकरीर कर रहे हैं कि आओ तो सीधा इधर। हैं। तो वहाँ पे सूरत बड़ी बिगड़ गई हुई है। अब आज कैबिनेट का इजलास है वहाँ पे, उस कैबिनेट के इजलास में मोदी को बहुत बड़ा ऐलान करने वाले। मुझे लगता है कि वो वज़ीर तालीम का इस्तीफा आर्जी तौर पे ले लेगा और उसके बाद कहेगा ले जी आपका मुतालबा खत्म है, अब आप घर जाएं। ये क्योंकि पेपर लीक होने से मामला स्टार्ट हो गया था, तो वो कहता है पेपर लीक के ऊपर जो है ना हम कोर्ट के अंदर ले जाने के लिए तैयार हैं और समरी कोर्ट्स बनाने के लिए तैयार हैं, जो फास्ट रैपिड कोर्ट्स कोर्ट्स होंगे, फौरी तौर पे वो फैसला करेंगे, स्पेशल कोर्ट्स होंगे। ठीक है। तो साथ साथ उसने कहा जी ये जो मामला हम इस तरह आपका सेटल करते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है ना, मेरा ख्याल है वो इसके काबू आने के लिए तैयार नहीं है। तो मोदी साहब जो है ना बुरी तरह फंस गए हुए हैं। अब देखते हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर क्या होता है, क्योंकि बहुत अच्छी खबरें मोदी साहब के लिए नहीं है। वो कह रहे हैं कि वहां जंतर मंतर पार्क में जा नहीं रहे वजीर, और वो साफ कह रहे हैं हमें डर में मार पड़ेगी। पुलिस ही जा रही वहां पे। स्टूडेंट्स वहां खड़े होकर कह रहे हैं, स्टूडेंट्स वहां खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं मारते, आ जाओ। ठीक है। अरे। वो आगे से कह रहे हैं नहीं, पुलिस तुम से झूठ बोल रहे हो। पुलिस से जा वहां पर, पुलिस डरी हुई है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अब इसमें चौधरी साहब हुआ ये था कि 20 लोगों ने खुदकुशियां की हैं इस पेपर लीक के बाद, तब से ये मामला ज्यादा आग पकड़ गया था। आपको लगता है कि मोदी के इस्तीफे तक जाएगा ये मामला? नहीं, मोदी इस्तीफा तो बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन ये है कि मामला फैलता चला जाएगा। ये अगला इलेक्शन जो है ना मोदी वाला, वो फारिग हो गया बस। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं ये, और मोदी साहब खुद प्रधान बने हुए हैं कि मैं तो नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब दे देगा मुझे लगता है। लेकिन बहरहाल मोदी साहब, आप जब किसी के लिए गलत सोचेंगे ना, किसी के मुल्क में आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो ये कुदरती अमल है, आपके साथ हो जाता है। आपने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर आग लगाने की, व्हाट्स गोस अराउंड कम्स अराउंड। ठीक है। तो आपके साथ जो हो रहा है वो आप डिजर्व करते हैं, आपकी औकात ही यही थी। अच्छा चलें जो साहब, अब हमारे पास आखिरी खबर, जंग रोकने के लिए करारदाद। 2 चीज़ें, एक तो डोनाल्ड ट्रंप से एक ऐवान नुमाइंदगार अमेरिका की, वहाँ पे आज एक करारदाद पेश हुई, डेमोक्रेट्स ने एक करारदाद पेश की। उसका एक खातून है, इंडियन खातून है, इंडियन अमेरिकन है, परमिला जेपाल, और उसने ये करारदाद पेश की थी। उसके ऊपर वोटिंग हुई। 208 जो ट्रंप साहब को वोट मिले, और उसके मुखालफत में जो डेमोक्रेट्स को वोट मिले 214 हैं, जिसका मतलब ये है कि पूरा जो ऐवान है वो मुतालबा कर रहा है कि आप जंग बंद करो। और इसमें 4 वोट जो है ना रिपब्लिकन पार्टी के अपने भी हैं, जो इन्होंने डेमोक्रेट्स को दे दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भी टूट रही है, और साथ साथ पूरा ऐवान जो है वो मुतालबा कर रहा है जंग रोकें को। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये रोका नहीं जा सकता डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब आप जंग से बाहर निकलें, लेकिन इसकी एक मॉरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पार्लियामेंट है वो आपके खिलाफ नहीं है। अब देखते हैं, पाबंदी तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट पाबंदी के तौर पर तो नहीं इसको लेगी, क्योंकि वो फंसी हुई है, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ हो गया। लेकिन अब मैं जज साहब के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ साहब को आज शहीद कर दिया गया सेशन, और ये मस्तूम के अंदर है, और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। अब ये दाइश की तरफ से पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जिम्मेदारी कबूल की गई है। उससे पहले BLA होती थी और TTA या TTP जो है ना इसकी जिम्मेदारी कबूल करती थी, क्योंकि अब बलूचिस्तान के अंदर TTA और TTP जो है ना बहुत ज़्यादा फैल गई हुई है, और साथ साथ BLA के साथ वो शामिल हैं। दूसरे जज साहब जो हैं वो तारक लाशारी साहब हैं, वो इस वक्त ज़ख्मी में हैं और अस्पताल के अंदर है। तो अब जो हुकूमत पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है, उसने ये फैसला किया है कि जनाब अब हमने इसका बदला लेना है और हमने किसी को नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ एक खड़ कूचा नाम का एक इलाका है, और वहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। 6 दहशतगर्द मारे गए हुए हैं। 3 दहशतगर्दों के साथ जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं वो इस वक्त लड़ रही हैं, और वहाँ पे इस वक्त लड़ाई जारी है। साथ ही जो खड़ कूचा है उसके अंदर कल रात से कर्फ्यू चला आ रहा है। तो बलोचिस्तान के हालात को बहुत अच्छे नहीं, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो ये था नाज़रीन आज का वीलॉग। अपनी फोर्सेस के लिए जरूर दुआ कीजिएगा जो आपके लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। आखिर में सिर्फ छोटा सा मैसेज आपको देना, आपसे इख्तलाफ राय रखने वाला शख्स हमेशा गलत नहीं हो सकता। राय सबकी सुने, उसके बाद अपना ओपिनियन आप उसके सामने रख दीजिए, और
आपने जब भी अपनी कोई चीज बयान करनी है या अपने लिए कुछ मुतालबा करना है, जो फिक्री सोच है ना, वो जहां तब्दील होती हुई नजर आनी चाहिए वो इंटरनेट है। जहां आप ये मुफ्त के ट्रेंड्स बनाते हैं ना कि ये कर दो और वो कर दो, वहां जब ओरिजिनल ट्रेंड्स बनने शुरू हो जाएंगे ना कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, इंटरनेट पे इसे इनकलाब बोलते हैं। तो थोड़ा सा सोचिएगा जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।